नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। पिछले 2 दिनों से घमासान मचा हुआ है। बिहार में जाति जनगणना और जाति सर्वे के बाद यूपी, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी ऐसा करने की मांग सामने आ रही है। इन सब पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। ये जवाब एक ओबीसी प्रधानमंत्री का है, देश के पहले फुल टाइम ओबीसी प्रधानमंत्री का, जैसा बीजेपी क्लेम करती रही है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और कैसे गांधी परिवार के एक बेहद करीबी कांग्रेस नेता ने ही आज संख्या बल के हिसाब से संसाधन के बंटवारे पर विद्रोह किया, फिर बयान डिलीट कर दिया, ये सब बताने वाली हूं। लेकिन मुझे 90 के दशक का एक राजनीतिक नारा याद आता है। बीएसपी संस्थापक कांशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 40 साल से भी ज्यादा हो गए, उसमें बीएसपी की सरकार भी रही, मुलायम सिंह की सरकार भी रही। बिहार में 33 सालों से आरजेडी की सरकार रही। नीतीश कुमार 18 साल से सीएम हैं। इसमें कांग्रेस के करीब 15 सालों तक सरकार रही है। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में सबकी सरकारें रही हैं। कुछ नहीं बदला इतने सालों में। फिर से वही नारा। अरे भैया, इतने साल जब तुम थे, किसने रोक लिया था? कर लेते, जो करना था। आजादी थी, चाहे बिहार में करते, चाहे उत्तर प्रदेश में करते, चाहे दिल्ली में ही बैठकर ये फैसले लेते। लेकिन हुआ कुछ नहीं। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। बस एक और स्लोगन सामने आ गया, एक और नारा सामने आ गया। लेकिन राहुल गांधी के इस कौन जात हो वाली राजनीति पर नरेंद्र मोदी का जवाब है गरीब। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से यह सवाल भी पूछा है कि अगर आबादी के हिसाब से संसाधनों पर हक की बात है, तो क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहती है? प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने तेलंगाना में चुनावी रैली में पूछ लिया, साउथ के मंदिरों को लूटा जा रहा है, मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। अगर कांग्रेस का सिद्धांत जितनी आबादी उतना हक है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल हैं उनका कब्जा करेंगे क्या? उनकी प्रॉपर्टी को काम में लाएंगे क्या? क्या हक हिंदुओं को दे दिया जाए, सारे मंदिरों को हिंदुओं को सौंप दिया जाए? ये तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। उधर इस मुद्दे पर इंडिया अलायंस में भी तब तूफान खड़ा हो गया जब कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करके कहा कि इससे मेजॉरिटेरियनिज्म बढ़ेगा, यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनका हक बढ़ेगा, क्योंकि जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। इस बयान पर हंगामा मचते ही एक और कांग्रेस ने इसे उनका निजी विचार कहा, तो दूसरी ओर खुद सिंघवी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लोकतांत्रिक तरीके से लोग कह रहे हैं। सवाल पब्लिक का आज है कि क्या ओबीसी पॉलिटिक्स में कांग्रेस का आबादी के मुताबिक हक वाला स्टैंड देश के लिए खतरनाक है? क्या जातियों की इस पॉलिटिक्स पर देश के ओबीसी प्रधानमंत्री का जवाब हिंदू आबादी को बढ़ने से रोकेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी का नारा ओबीसी पॉलिटिक्स के लिए क्रांतिकारी तो लग सकता है, लेकिन ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के खतरे क्या क्या हो सकते हैं, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधे चोट कर दी है विपक्ष पे। सुनिए उनका ये बात। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है।
और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री मोदी का बयान एकदम साफ है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी जाति गरीब है, उसी के हिसाब से देश की योजनाएं तय होनी चाहिए। उधर इस पर मेजॉरिटेरियनिज्म के खतरे का अंदेशा कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने जताया, तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही, जरा वो भी सुन लीजिए। जो बात सिंघवी जी कहेंगे वो कोई पार्टी की लाइन नहीं है। पार्टी के हट से कोई हटकर कोई बात कहता है तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। हमारी लाइन ये नहीं है। हमारी लाइन ये है गरीब वंचित बहुजन समाज को आर्थिक सामाजिक लाभ दिया जाए। कांग्रेस के ऐसे तेवरों के बाद ही अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया और सफाई दी कि ओबीसी मुद्दे पर मेरा स्टैंड पार्टी से अलग नहीं है। तो आज पब्लिक चौंकी हुई है कि भाई सच क्या है, और पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या आबादी के मुताबिक हक का नारा ओबीसी के साथ सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? क्या प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा सही है कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है? पहले सनातन अब जाति, क्या हिंदू वोटरों को जातियों में तोड़ने की राजनीति हो रही है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है मलूक नागर साहब को। बीएसपी के लोकसभा सांसद हैं। मलूक नागर साहब, सवाल आपसे सीधा। अब कांग्रेस को जाति याद आ रही है चुनाव के वक्त और देश के 75 साल की आजादी के बाद, जिसमें से अधिकतर समय कांग्रेस ने ही देश पर राज किया है, और उनके साथ है पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी और जैसे लालू प्रसाद यादव, जैसे नीतीश कुमार। बिहार में 33 सालों से तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की ही सरकारें चल रही हैं। क्यों नहीं कर ली वहां पर जाति गणना? क्यों नहीं कर लिया वहां पर आरक्षण? क्यों नहीं उठा दिया इन सबको ऐसी जगह पर जहां इन्हें होना चाहिए था? क्यों आज ये बात चल रही है उत्तर प्रदेश के लिए, जहां अखिलेश यादव भी ऐसा कह रहे हैं? क्यों नहीं हुआ ये उत्तर प्रदेश में? और दिल्ली में इतने समय तक सरकारें होने के बावजूद कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर पाई? क्यों कांग्रेस के समय इस तरह का नारा आ रहा है? ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या इसमें लोक कल्याण का कोई मैसेज है? देखिए नविका जी, एक तो ये बिल्कुल क्लियर है कि 68 या 65 साल के करीब कांग्रेस ने राज किया, और कांग्रेस ने पिछड़ों को और अति पिछड़ों को और दलितों को उनका हक नहीं दिया। और कहीं ना कहीं, चाहे वो सरकारी व्यवस्था में नौकरी की बात हो, चाहे जुडिशियरी में नौकरी की बात हो, चाहे एमएलए के टिकट की बात हो, चाहे एमपी के टिकट की बात हो, उनको कभी हक नहीं दिया। अभी पिछले दिनों जो महिला आरक्षण बिल आया, इसमें जो 2004 से और 2014 के बीच में जो बिल आया, उसमें कहीं पिछड़ों का नाम नहीं था। और अब कांग्रेस अगर सत्ता से बाहर है तो राजनीति करने के लिए अब पिछड़ों की और अति पिछड़ों की याद आ रही है। मैं देखता हूं सदन में, और बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री कई साल पहले आकर के कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए,
मैंने इतने दलित मिनिस्टर बनाए। एक तो बात सच है कि पिछड़ों का जो कांग्रेस कार्यकाल में शोषण होता रहा और जो इतनी संख्या में इनका हक नहीं मिला, और माननीय प्रधानमंत्री इनका नाम लेकर के पिछले कई सालों में आके सदन में बात करते हैं, तो एक तो क्लियर है कि इनका भला अब पक्का होने वाला है। पर कांग्रेस की दोहरी नीति अपने समय में कभी जिक्र नहीं करा और आज बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं जो कांग्रेस के या कांग्रेस के समर्थन में साथी बैठे हैं, जहां प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, क्या पिछड़े और अति पिछड़े जो अभी बिहार में 63% आंकड़े आए हैं, तो क्या कांग्रेस वहां लागू कर रही है? नौकरियों में, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, जुडिशियरी की जो पोस्ट है उनमें, आयोग के जो पद हैं उनमें, या तमाम व्यवस्थाओं में क्या कांग्रेस ने अपने राज्यों में कर दिए? अगर वहां नहीं करे तो दोगुली बात कैसे, दोगुली नीति कैसे? मनु सिंह भी आके कुछ कहते हैं और उनकी पार्टी ये आज सवाल मलूक नागर जी और तहसीन पूनावाला जी, आज मैं आपसे सवाल पूछूंगी। सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अगर आप संख्या ही देख रहे हैं तो फिर हिंदुओं की संख्या देख लीजिए, आपको पसंद आएगा? आप अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी कर पाएंगे और करना चाहते हैं क्या? नंबर एक। नंबर दो, आपकी अपनी पार्टी में क्या स्टैंड है? आपको मलूक नागर जी भी कह रहे हैं इतने साल आप सरकार में रहे, तब क्यों नहीं याद आई अल्पसंख्यकों की आज जो आ रही है? तब क्यों नहीं याद आई पिछड़ी जातियों की आज जो याद आ रही है? और तीसरी बात, आपके अपनी पार्टी में तो तय कर लीजिए कि क्या लोकतांत्रिक है क्या नहीं है। क्या अभिषेक मन्नू सिंघवी जी कह रहे हैं और क्या जयराम रमेश जी कह रहे हैं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लोकतंत्र कहीं खतरे में है? क्योंकि अभिषेक मन्नू सिंघवी ने पहले कहा, और हल्के आदमी नहीं है, बहुत करीबी है कांग्रेस के आला कमान के, हमेशा हर केस लड़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो कांग्रेस पार्टी के लिए, और संवैधानिक चीजें उनको जितनी समझ में आती हैं शायद ही किसी और कांग्रेस के नेता को समझ आती होंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने ट्वीट किया और फिर वो ट्वीट डिलीट हुआ। कितना लोकतंत्र है आपकी पार्टी में? आपने बहुत सारे सवाल पूछे, उम्मीद है मुझे उत्तर देने का आप मौका देंगे और मैं इंटरप्ट नहीं होगा। दूसरे सवाल से मैं शुरू करता हूं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतनी हिस्सेदारी लेकर रहेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कभी कभी यूट्यूबर भी बन जाते, जिनका यूट्यूब चैनल मणिपुर में नहीं चल रहा, उनको ये जानना चाहिए जब हम संख्या भारी की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, हम दलित, SC, ST, OBC इन सभी वर्गों की बात करते हैं जो हिंदू समुदाय में आता है, जो भारतीय समुदाय में आता है। शायद प्रधानमंत्री जी ने कैलकुलेशन नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं उनको समझा देता हूं। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने को एक फैक्ट चेक करना चाहिए था, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने फैक्ट चेक किया था। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मुसलमानों के हक की बात नहीं की, उन्होंने माइनॉरिटीज और बैकवर्ड यानी कि OBC, SC, ST, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात की, और कांग्रेस ने हक दिया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, वो माइनॉरिटी में माइनॉरिटी थी, तो देश के प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस ने वो हक दिया। तीसरी बात, अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश जी के बीच की बात है। अभिषेक मनु सिंघवी जी का एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू अगर पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि परसेप्शन बनता और पार्टी के खिलाफ जाता, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया। लेकिन जो पार्टी की लाइन है वो जयराम रमेश जी की लाइन है। और जब तक सवाल है माननीय सांसद का, बिहार के अंदर ये आंधी नहीं राहुल गांधी है, उसने कास्ट सेंसस प्रॉमिस किया, वो करते दिखाए। अब जो हक देना है वो हक दिलाकर रहेंगे, चाहे BSP या BSP की ट्विन सिस्टर, ट्विन ब्रदर BJP कुछ भी कर ले, हक दिलाकर रहेंगे, आप नहीं रोक सकते हो। चलिए गुरु प्रकाश जी, मलूक नागर जी आऊंगी आपके पास, लेकिन गुरु प्रकाश जी आपसे पहले पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि हम पिछड़ी जातियों की बात करते आ रहे हैं, यही तो दिक्कत है कि सिर्फ बात ही करते आ रहे हैं, एक्शन तो कभी कोई दिखा नहीं, ना किसी राज्य में दिखा, ना कहीं दिल्ली में दिखा। वहां BK हरिप्रसाद कह रहे हैं कर्नाटक में कि 9 साल से रिपोर्ट बनी पड़ी आपकी सरकार थी, नहीं लाए आपकी सरकार आज भी है, नहीं लाए हैं आप। लेकिन बातें हैं तो पिछड़ी जातियों की। बिहार में भी ये सर्वे कब से बना पड़ा है, कब लाए हैं? जब चुनाव आ रहा है, क्योंकि सिर्फ चुनावी रणनीति है, चुनावी वादे हैं, और हमेशा की तरह वादा करना और भूल जाना कांग्रेस की फितरत में है कि नहीं?
नविका जी देखिए, कुछ बातें हमें समझ लेनी बहुत आवश्यक है। आज जो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा है, उन्होंने कुछ गलत कहा है क्या? वो तो अपने पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बातों को आगे बढ़ा रहे थे। 6 सितंबर 1990 राजीव गांधी जी सदन के पटल पे क्या कहते हैं कि इस देश में जातिगत युद्ध हो जाएगा, इस देश को जातिगत युद्ध की स्थिति में मत धकेलिए आप। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध करती है, ऑन रिकॉर्ड विरोध करती है। थोड़ा और पीछे जाइए, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, काका कालेलकर कमीशन, उसका विरोध कौन करता है? ये वही कांग्रेस पार्टी है। थोड़ा और पहले जाइए, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर, जिनका देहांत 1956 में होता है, उनको भारत रत्न कब मिलता है? 40 वर्षों बाद मिलता है, जब केंद्र में एक गैर कांग्रेस की सरकार बनती है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक संगठन के रूप में दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी है। हाल में आइए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी क्या कहते हैं? अपने पार्टी की दलित समाज की महिला विधायक इमरती देवी को आइटम गर्ल कहते हैं। यह आपकी संवेदनशीलता है? यह आपकी वास्तविकता है? आपको स्पष्ट करना चाहिए। और मेरे भाई तहसीना भी कह रहे थे कि बिहार में राहुल गांधी है, आंधी है, कुछ ऐसी बात कर रहे थे। बिहार में आपके कितने सांसद और विधायक हैं, जरा एक बार इस शो पे आपको बताना चाहिए, पहली बात। दूसरा, नविका आपको पता है और इस देश को पता है कि इस देश के इतिहास में पहली बार 75 वर्षों में हमने देखा कि ओडिशा के पिछड़े क्षेत्र में रहने वाली संथाल आदिवासी समुदाय की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है। तो अब पहुंची है। हम आज 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं। और विपक्ष ने इस नाम पर भी सहमति नहीं बनाई। तो आशुतोष जी, जब सवाल खड़ा हो ही गया है तो मुद्दा यह है कि इतने वर्षों में किस राज्य में इन्होंने कुछ कर लिया? 23 सालों में लालू जी ने कुछ कर लिया, नीतीश कुमार ने कुछ कर लिया, कांग्रेस ने कर लिया, मुलायम जी ने कर लिया, किसने कर लिया कुछ पिछड़ी जातियों के लिए? तो क्या इस मामले में अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीब सबसे बड़ी जाति है, यानी कि इकोनॉमिक मेजर में आपको देखना पड़ेगा, तो क्या गलत कह रहे हैं? नहीं, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो प्रधानमंत्री जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, नारे बड़े अच्छे देते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, गरीबों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब महामारी हुई तो गरीबों की संख्या 19 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ हो गई और जो बिलियनियर का ग्रोथ था 121% बिलियनियर की ग्रोथ थी। अब आप समझ लीजिए कि जिस दौरान अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो रही थी, वहां पे बिलियनियर ग्रो कर रहे थे। कैसे ग्रो कर रहे थे, कौन ग्रो कर रहा था, भगवान जाने। दूसरा प्रश्न यहां पे जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल इस बात को लेकर, मैं तो ये सोच रहा था कि आज ये सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कास्ट सेंसस के ऊपर स्टैंड क्या है। सुशील मोदी कहते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि हमारी वजह से हुआ। गिरिराज सिंह कहते हैं कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सम्राट चौधरी जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं मेथोडोलॉजी मुझे पता करनी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये पाप है। तो अब भाई भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि कास्ट सेंसस के पक्ष में या कास्ट सेंसस के खिलाफ है। कम से कम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मायावती, ये सब लोग कास्ट सेंसस के पक्ष में दिखाई पड़ते। कांग्रेस पार्टी कास्ट सेंसस के पक्ष में दिखाई पड़ती। ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि कास्टिज्म के खिलाफ, कास्ट सेंसस के खिलाफ, मंडल कमीशन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उसी तरीके से अतीत में इसके खिलाफ थी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 1990 में जब एंटी मंडल कमीशन बना था तो उसके पीछे कौन लोग थे ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता यूनिवर्सिटीज के अंदर आते थे, कौन नेता मीटिंग कराते थे, कौन मंडल कमीशन के खिलाफ लोगों को भड़काते थे, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो सब बड़े बुजुर्ग नेता आज की तारीख में हो गए। प्रश्न इसी बात को लेकर बीजेपी को यह स्पष्ट करना चाहिए वो कास्ट सेंसस के पक्ष में या खिलाफ है। चलिए, आपने कहा गरीबों की जाति बड़ी है, लेकिन कोविड के दौरान क्या हुआ? लेकिन एक छोटी सी बात शायद आप भूल गए कि किस तरह से 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को, भारतीय लोगों को, गरीबों को पहुंचाया गया राशन। पर वो शायद डिटेल है जो आशुतोष जी कभी याद नहीं रख पाते। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आशुतोष की बातों का जवाब दे दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि नविका जी, कई बार जब हम आंकड़ों की बात करते हैं
तो आंकड़ों की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि हम अपने पसंद के आंकड़े चुन लेते हैं। तो जाहिर है हर कोई चुनता है, लेकिन जब देश को यह आंकड़ा बताना है कि कोरोना काल में गरीब बढ़ गए, तो ये भी बताना चाहिए कि कुल अगर कहें तो दरअसल पिछले कुछ वर्षों में गरीबी रेखा से लोग जो ऊपर आए हैं वो 13.5 करोड़ लोग सरकार में बाहर आए। नरेंद्र मोदी की सरकार में 13.5 करोड़ लोग, और वो 13.5 करोड़ लोग जो वापस आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक सामान्य स्थिति जब दुनिया भर में गरीबी के नीचे लोग जा रहे थे। तो ये जरा जो कहें कि कॉन्ट्रास्ट है, ये समझना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर जाति सच्चाई है, उसकी जनगणना हो गई, बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या ये सवाल आज नहीं सबसे बड़ा हो गया है कि जो पिछड़ों में मजबूत जातियां हैं, जो यादव जाति है या कुर्मी जाति है, क्या वो अपना हिस्सा अब छोड़ेंगे? क्योंकि असली मजबूती तो उनको हुई है ना। जैसे कहा जाता है ना कि उद्योगपति ज्यादा कमा लिया, तो भाई उद्योगपति ने कमाया तो आप कहते हैं कि उसके हिस्से से वो CSR दे, लेकिन यहां तो जो आरक्षण से पाए हैं उनको भी अपना आरक्षण 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के बाद नहीं छोड़ना है। क्या जब ये आंकड़ा सामने आ गया तो ये सवाल नहीं खड़ा होगा कि भाई ठीक है, ये सवर्ण थे, इन्होंने सब हक मारा था, अब तो ये कहीं उसमें आते नहीं, अनारक्षित हैं। लेकिन अब जो ये OBC वाला है, जिसमें EBC आ गया है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात समझ में आती है कि भैया गरीबी से लड़ो। अगर ये वाला तमाशा चलता रहेगा, और देखिए सब जानते हैं 33 साल लालू नीतीश की सरकार रही, लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश जी, जीतन राम मांझी जी, यहां भी मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, मायावती जी, तो क्या इन सरकारों ने उस जाति व्यवस्था में जिसको कहा जाता है कि ये सताए हुए किसी के सताए हैं, क्या उसको ठीक नहीं किया? क्या सामाजिक जाति व्यवस्था ठीक नहीं हुई? और ये सच है कि जाति आधार पर भेदभाव अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुआ, लेकिन कोई अगर ये कहे, आशुतोष जी मतलब मुझे लगता है कि इस मामले में तो सही बताएंगे, इनको क्या लगता है कि कहीं कोई यादव या कोई कुर्मी है वो किसी से किसी स्तर पर कमजोर है किसी सवर्ण से? आशुतोष जी तो मिर्जापुर, इलाहाबाद कहीं आसपास का बताएं। तो आशुतोष जी जवाब दीजिए, क्या स्थिति है? आशुतोष जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल आपसे। देखिए, दो प्रश्न इन्होंने किए। पहले प्रश्न का जवाब तो ये है, इन्होंने कहा कि यादव कुर्मी क्या अपना हक छोड़ेंगे? क्या ब्राह्मण क्षत्रियों ने हक छोड़ा? क्या 3.66% है ब्राह्मणों की आबादी बिहार के अंदर। कितने प्रतिशत उनका कब्जा है, पहले तो ये स्पष्ट। जब क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो यादव कुर्मी की बात क्यों करते हैं भाई? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की बात करता, हम सारे लोग अपर कास्ट के लोग हैं। हम लोगों ने अगर ये कब्जा नहीं किया होता, और मैं याद दिलाना चाहता हूं, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा? पशुओं के समान व्यवहार किया है। तो पशुओं के समान किसने व्यवहार किया? कौन जाति के लोग थे? वो कहां से आते थे? 2000 साल की बात मोहन भागवत जी ने की, मैंने नहीं। लेकिन आशुतोष जी किया था, कभी हुआ था, ये इतिहास का एक हिस्सा है। आप वर्तमान में बात कर रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे कि नहीं, कि जाति जनगणना के तौर पर आप अटके रहेंगे एक ही जगह? सवाल ये उठता है कि नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कि आज भी हम 1931 के सेंसस के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, या हम आएंगे 2023 में जहां लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, या लोग सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं कि वोट किस तरह मिले? नहीं नमिता जी, पहले वाला फ्रेम अच्छा बना था, आप बीच में थी और आपके एक बगल एक ब्राह्मण जाति से हर्षवर्धन त्रिपाठी और दूसरी बगल एक बनिया जाति से आशुतोष जी थे। हम दोनों सवर्ण हैं। एक समय में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी, आशुतोष जी संपादक थे। ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो सवर्ण रहे, संपादक रहे, सब कुछ रहे। सवाल यहां दूसरा है, मैंने जो कहा था मैं उसको स्पष्ट करता हूं। निश्चित तौर पर इस देश में नौकरियों में दूसरी जगहों पर सवर्ण जाति के लोग ज्यादा रहे। ये भी सच है कि उसमें भी जो पढ़ाई लिखाई की तरफ ज्यादा गया, जो खेतिहर समाज कम रहा, जिसके पास पशुपालन नहीं रहा, वो उस तरफ ज्यादा गया। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो रिजर्व कोटे की बात कर रहा हूं। क्या जो रिजर्व कोटा है, जिस OBC कोटे की बात करते हैं, हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे आशुतोष जी। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई जो रिजर्व कोटे में आरक्षण लेकर मजबूत हुआ, जो भी जातियां हैं,
तो आप इकोनॉमिक सेंसस के साथ आधार पर आइए, उसको जाति से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो कह रहा हूं अनरिजर्व को और आप क्या चाहते हैं? सवर्णों को आरक्षण और खत्म करना चाह रहे हैं, कहीं कोई और जगह आप बैन लगाना चाहते हैं कि इतने लोग घुसे न, कोई और तरीका है? क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी बिल्कुल आशुतोष जी, इकोनॉमिक सेंसस और जाति के साथ जोड़ा जाए तब कहीं इस देश में किसी के साथ न्याय हो पाएगा, तब फायदा होगा आरक्षण का रियल। नाविका जी, आप अच्छी तरीके से जानती, बाबा साहब अंबेडकर बड़ौदा की रियासत में जब उन्हें डिफेंस सेक्रेटरी बने थे और उसके बाद उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ, तो जो ये पिछड़े और वंचित तबका है उसके साथ इस आधार पर व्यवहार नहीं होता कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध है या गरीब है, उसके इस आधार पे होता है क्योंकि वह खास जाति में पैदा हुआ। और इस बात को हमारे मित्र गुरुजी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इस बात को बोलना चाहिए यहाँ पे। तो जो बाबा मोहन भागवत कह रहे हैं 2000 साल तक पशुवत व्यवहार किया गया, एक बात तो कम से कम हमारे मित्र त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी कहें कि इसमें बताने की क्या बात है और ना मानने की क्या बात है? ये इस तरह का व्यवहार हुआ, गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये तब की बात थी, आज की बात नहीं है। आज की बात बदली है और अगर नहीं बदली तो ना बदलने वाले लोग कौन थे, सवाल ये भी उठेगा। और दानिश कुरैशी जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, अगर सिर्फ जाति की बात चलती रही तो फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी उसकी, और हिस्सेदारी उस तरीके से बदलने लगी तो फिर अल्पसंख्यकों का क्या होगा? क्या आज प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाकर सचेत नहीं किया है पूरे देश को? क्या कांग्रेस पार्टी या लालू जी या ये तमाम पार्टियां जो आज पिछड़े वर्गों की तरफ बात कर रही है कि हिस्सेदारी और संख्या पर सारा कुछ तय होना चाहिए, तो फिर क्या होगा अल्पसंख्यकों का? आप मान रहे हैं कि ये जो अल्पसंख्यकों को चुनावी समय पर याद करते हैं आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं? सबसे पहले तो दो बात है, आपने जो प्रधानमंत्री जी की बात की उसका जवाब दी कि वो जितनी बात करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी का मुखालिफत करते हुए ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक जो आधार है वो बनाए जाए, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात की है। प्रधानमंत्री जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसको मुसलमानों का पेपर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो ये राजनीति करते हैं तो भाई हमने जो है देश के राष्ट्रपति जो हैं वो दिए हैं, फिर इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो दिए हैं, इस बात का गर्व लेते हैं, लेकिन इस बात का वो गर्व नहीं ले पाते कि कहीं से भी उन्होंने एक भी सांसद बना के भेजा। ये तो हो गई एक बार। दूसरे नंबर की बात कि कांग्रेस की बात अगर जहां तक आप कर रहे हैं तो कांग्रेस ने तो देखिए 1950 में जो नोटिफिकेशन लगाया, मैं खुद कुरैशी हूँ, क्यों हमारे उन हकों से वंचित कर दिया गया? आज मैं भी किसी सीट पे जाके चुनाव लड़ सकता था, लेकिन आप देखिए किस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। रिस्ट्रिक्शन कानून के आधार पर, मतलब बियॉन्ड, एक तरफ तो मोर्चा लगा के होते कि भाई देश का संविधान बचाने की बात करते हैं, और संविधान का हनन जिस दौर में हुआ, जिस शासनकाल में हुआ, उसका तो कभी कोई जिक्र नहीं करते। सवाल ये है कि जो भी समाज है, ओबीसी समाज है या दूसरा पिछड़ा समाज है, जाति पिछड़ा समाज है, जो भी समाज है, जैसा कि आप अभी कोई पैनलिस्ट बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन बनता है, उसके चांसेस तो नहीं, मतलब जीरो जैसे होते हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखिए छोटे छोटे गांव में तो आप जाएंगे जहां साधन संपन्न लोग हैं या फाइनेंशियल साउंड लोग हैं, बावजूद उनके वहां बारात नहीं निकाली जा सकती, उनके पानी के छूने के घड़े तक अलग है। मतलब ये परिस्थितियां बनी हुई हैं, आज भी इस दौर में से हम गुजर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं वो बिल्कुल विपरीत बात करते हैं कि भाई देश की जो है मैरिट जो है वो बनाने की बात करते हैं। अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन आप ये तो बताइए कि अगर ये परिस्थितियां जो बन रही हैं इसमें वाकई में आप सेंसस कराना चाहते हैं या नहीं चाहते? आप मना कर दीजिए कि नहीं कराना तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन किसी ने मना नहीं किया, सेंसस होना चाहिए और इकोनॉमिक बेसिस पर भी पिछड़ा कौन है और इवन रिजर्वेशन में जो लोग हैं वो उनको ऊपर उठाना है कि नहीं है, सवाल ये है। और तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सबसे बड़ा जो पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए सबसे बड़ा काम होता है वो काम होता है विकास का।
अगर किसी के घर में नल आता है तो वो 2 घर टाप के तो नहीं जाता, वो पिछड़ों के घर में भी जाता है, अल्पसंख्यकों के घर में भी जाता है, और यही तरीका है ना सबको आगे ले जाने का। तो क्यों हर वक्त इसी बात की चर्चा होती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? थैंक यू नाविका जी। ये चर्चा इसलिए होती है क्योंकि आज भी हम कोई भी एक सूबा ले ले, उत्तर प्रदेश का सूबा ले ले, कितने डीएम्स, कितने पुलिस कमिश्नर्स, कितने एसपी आज दलित, एससी, एसटी, ओबीसी समाज से आते हैं। नाविका जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपको पूछता हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्व वाइस चांसलर के लिए जगह है, एससी एसटी रिजर्व जगह, कितने वाइस चांसलर्स आज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एससी एसटी नहीं है नाविका जी? क्या उनका हक नहीं बनता? बिल्कुल हक है, लेकिन किसने मारा हक? किसने मारा हक? पिछले 9 साल में ये हुआ, पिछले 9 साल में ये हुआ भैया। 60 साल आप राज कर रहे थे, अगर आप पहले आरक्षण ला तो पहले बनते। नाविका जी, मैं आपका गेस्ट हूं, प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए, थोड़ा सा मेरी बात समाप्त होने दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। मैं आज, आपने कहा कि छोड़ो कल की बातें, आपके शब्द है, छोड़ो कल की बातें, हम आज देखते हैं एक नया हमें वर्तमान दिखना चाहिए। बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं नाविका जी। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछता हूं, मेरा कोई पर्सनल नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, आरएसएस के कितने मुखिया पिछले समाज से आए, और क्या चांस है पिछले समाज का कोई व्यक्ति आरएसएस का मुखिया बने? मैं लास्ट सवाल से अपनी बात को समाप्त करता हूं नाविका जी। हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, नहीं होना चाहिए। कितने आज हमारे प्राइम टाइम एंकर्स पिछले समाज से आते, एससी एसटी ओबीसी से नहीं आते नाविका जी, तो उनको हक नहीं देना चाहिए? तहसीन पूनावाला जी, आपने कई सवाल उठाए, मैं आपको जवाब कुछ दे दूं और फिर गुरु प्रकाश जी आएंगे। कांग्रेस पार्टी को नहीं, अब आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी को कितने वर्ष लगे, कितने दशक लगे एक दलित को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने में? पहले तो ये बता दीजिए। दूसरी बात, आप जो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि डीएम कौन, एमपी कौन, तो ये बता दीजिए कि 60 साल जो राज कर रहे हैं वो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, क्या कांग्रेस हर वक्त नारों से ही काम चलाना चाहती है? कभी कहती है गरीबी हटाओ, कभी कहती है जिसकी जितनी संख्या भारी, क्या सिर्फ नारों से ही देश चलेगा? नहीं नाविका जी, देखिए आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, और किस प्रकार मुद्दों से भ्रमित करना है ये कोई कांग्रेस पार्टी और तहसीन भाई से सीखे। हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, देखिए आपने बोला कि कितने सचिव, कितने सेक्रेटरी, कितने गवर्नर, कितने वाइस चांसलर। कांग्रेस पार्टी की सरकार है 4 राज्यों में, उन चारों राज्यों में मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी सेक्रेटरी, एक भी एडिशनल सेक्रेटरी ना ही अनुसूचित जाति का है, ना ही अनुसूचित जनजाति का है, ना ही ओबीसी का है। चारों के चारों स्टेट में जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लोग सेक्रेटरी हैं, पहली बात। दूसरा, राहुल गांधी जी लगातार ट्वीट करते हैं, लगातार बोलते हैं कि केंद्र सरकार में कितने एडिशनल सेक्रेटरी ओबीसी हैं, केंद्र सरकार में कितने एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी ओबीसी है। मैं दावे के साथ कहता हूं 2014 में 0 एडिशनल सेक्रेटरी थे ओबीसी, मात्र 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी ओबीसी थे। 2023 में 66 ज्वाइंट सेक्रेटरी ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज के हमारे एमपी 85 हैं, आपके तो कुल सांसद कुल जमा 44 एमपी हैं। तो मुझे लगता है कि यहां मत जाइए, आप फंस जाइएगा। आप हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों को, पिछड़ों को महज वोट बैंक के रूप में ट्रीट किया है। पहली बार दलितों को, पिछड़ों को वोट बैंक नहीं, थॉट बैंक के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। 1952 से लेकर के आज तक, नाविका जी मैं बताना चाहता हूं आपके शो पे, राष्ट्रपति को अधिकार है कला जगत से लोगों को राज्यसभा भेजने का। आज तक 1952 से लेकर के 2020 तक कोई भी दलित समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कला जगत से नहीं भेजा गया था। पहली बार पद्मश्री इलैयाराजा जी को राज्यसभा भेजा जाता है प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन से। पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष एनडीए के शासनकाल में जीएमसी बालयोगी को बनाया जाता है। पहली बार कोई दलित समाज का व्यक्ति किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी होते हैं। तो मुझे लगता है कि तहसीन जी, कांग्रेस पार्टी के जो गड़े मुर्दे हैं उनको गड़ा ही रहने दीजिए, उसमें आपकी भलाई है। आज देश का दलित, देश का वंचित, देश का शोषित और देश का पीड़ित आपके इस पाखंड को, आपके इस दोहरे मापदंड को देख चुका है, और इसी का परिणाम है कि 2014 हो, 2019 हो, देश का गरीब, शोषित, पीड़ित बहुत मजबूती के साथ मलूक नागर जी, ये जो कांग्रेस पार्टी जो रो रही है इस वक्त, ये सिर्फ एक नारे के तौर पर ये चुनावी रणनीति बना रही है, या मैं फिर कहूंगी कि ये
पुराने समय में जो इन्होंने करना चाहिए था नहीं किया, अब उसको 2023 में सिर्फ वोट बैंक की खातिर किसी ना किसी तरीके से उजागर करना चाह रहे हैं। नाविका जी, टाइम देना। जो डिबेट है आज पिछड़ों की है, और जो अभी आपने कहा कि जो इनकी पार्टी के एमपी हैं और जो इनकी पार्टी का केस लड़ते हैं, उन्होंने अपना ट्वीट पिछड़ों का जाकर के डिमोलिश कर दिया, डिलीट कर दिया। तो आज ये क्लियर बताएं कि जो पिछले दिनों इन्होंने महिला आरक्षण पे पिछड़ों की मांग करी और आज डिलीट कर दिया, तो ये कंफ्यूज हैं या जो लोकसभा में नेता सदन आधीर रंजन जिस तरह कंफ्यूज हैं उसी तरह कंफ्यूज हैं क्या पिछड़ों के बारे में? ये अपनी पहले तो स्पष्ट करें। हमारी जहां तक बात है, आप कंफ्यूज हैं या सिर्फ क्योंकि मैं आ रही हूं आपके पास, आप दूसरा सवाल बाद में, पहले सवाल का जवाब ले लीजिए। तहसीन पूनम जवाब दीजिए। मैं माननीय सांसद की बहुत आदर करता हूँ। माननीय सांसद जी सुन लीजिए आपके पहले सवाल का जवाब। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो चलेगा। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र कहते हैं। जब डिलीट करने पर मजबूर कर दिया तो लोकतंत्र हो गया। मलूक नागर जी, डिलीट करने पर मजबूर नहीं किया, उन्होंने स्वयं डिलीट किया क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था नागरिक जैसे लोग। अच्छा, एक नाविका जी एक बात। दूसरा, जो हमारे बीजेपी के साथी बैठे हैं वो साफ, जब माननीय प्रधानमंत्री सदन में पिछड़े और दलितों की वकालत करते हैं कई सालों से, तो यहां तो आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। तो ये पिछड़ों को अगर अब देना चाहते हैं तो कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही है? अगर दलितों को और अति पिछड़ों को आज कुछ मिल रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है? और जो हमारे हर्षवर्धन जी बैठे टेलीविजन पे, इनको ये 63% में उन पे 15-20% भी नहीं है। आज हर्षवर्धन जी को दिक्कत हो रही है। आशुतोष राणा जी को सैल्यूट करते हैं, अपर कास्ट के होते हुए वो देश के हित में और पिछड़ों के हित में हमेशा टेलीविजन की स्क्रीन पर आके अपनी बात रखते हैं और आज भी रख रहे हैं। आशुतोष राणा जी नहीं है, आशुतोष गुप्ता जी है, हमारे मित्र सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आशुतोष राणा जी एक्टर हैं, पोएट भी हैं। लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल, विजेंद्र शर्मा का यूट्यूब पर सवाल है, अगर कांग्रेस के लोग आबादी के हिसाब से हक के खिलाफ अपनी बात डिलीट कर देते हैं तो क्या माने कि ये चुनावी स्टंट नहीं है? शिवांगी त्रिपाठी का देवरिया से सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को 80% हिस्सेदारी देगी? जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला, हिंदुओं को 80% हिस्सेदारी देंगे? तहसीन जी, सॉरी पावर फेल हो गया था। अगर आप सवाल रिपीट करें, पावर फेल हो गया था। आप 80% हिंदुओं को हिस्सेदारी देंगे? सवाल है पब्लिक का। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़े और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। आपको रटाया जवाब देना है तो तहसीन पूनावाला, आप कम से कम आप बिल्कुल कांग्रेस के, सॉरी टू से, क्यूट भी है, तोते क्यूट होते हैं, पर तोते की तरह आप बोल रहे हैं और आपको एक नारा रटा दिया गया है। आपको एक नारा रटा दिया गया है, बार बार वही नारा बोले जा रहे हैं, लेकिन नारे के पीछे जो सार है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो आप एक क्यूट से तोते हैं। लेकिन सुमन भट्टी का यूट्यूब से सवाल है, क्या जाति जनगणना की जगह पर आर्थिक जनगणना ही होनी चाहिए? आशुतोष जी, बहुत सही सवाल है। क्या मैं इस सवाल का जवाब दे दूं? आर्थिक जनगणना, क्या मैं इस सवाल का जवाब दूं? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने बहुत पहले अपने नाम के आगे सरनेम हटा दिया, जाति नाम हटा दिया। लेकिन इस देश के अंदर जातिवाद इतना मजबूत है कि हर टीवी चैनल में मुझे मेरी जाति के बारे में बताया जाता है कि आपकी जाति ये है। मैंने ऑफिशियली ड्रॉप किया है। 30 सालों से मैं अपना सरनेम नहीं लिखता हूं। इस देश के अंदर जातिवाद इतना जड़ तक बैठा हुआ है, हर टीवी डिबेट में मुझे बताया जाता है कि आप दरअसल वैश्य हैं, आप गुप्ता हैं।
तो जब तक ये जाति आशुतोष खत्म जी नहीं आप होगी ना, बिल्कुल, आशुतोष जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब पहली बार आप चुनाव लड़े थे दिल्ली में, तो मैंने भी पोस्टर में ही पहली बार जाना कि आप आशुतोष नहीं, आशुतोष गुप्ता है। आम आदमी पार्टी ने आपका नाम आशुतोष गुप्ता छापा था पोस्टर में। 10 सेकंड आप मुझे दे दीजिएगा, 10 सेकंड मुझे दे। मैंने कहा ना, राजनीति इतनी गंदी, इतनी गली चीज है कि जब मैं चुनाव लड़ने जा रहा था तो मैंने कहा कि अब मेरे नाम के आगे गुप्ता सरनेम जाएगा। ऑफिशियली जाके मैंने गुप्ता सरनेम ड्रॉप किया, ऑफिशियली। मैं पेपर, अगर आप कहिएगा मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन राजनीति ने मेरा वो सरनेम वापस ला दिया जो मुझे 20 साल तक लोगों को नहीं पता था। यह है इस देश की मानसिकता। जब तक इस मानसिकता से नहीं लड़ेंगे, जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, क्यों कहा था, मैं पैदा तो हिंदू हुआ लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। जब तक इस पीड़ा को नहीं समझा जाएगा कि जाति के आधार पे कैसे लोगों को बेइज्जत किया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, तब तक हम जात कास्ट सेंसस को समझ ही नहीं सकते। आशुतोष जी, आज पहली बार आपने इतनी बड़ी बात कही है आज सवाल पब्लिक का शो पर। मैं भी कहना चाहूंगी कि नाविका कुमार से मेरी जाति नहीं पता चलती, महिला थी फिर भी आरक्षण नहीं मिला। कुछ लोग मेहनत से ही आगे आते हैं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं मुझे नजर आता कि हर्ज क्या है। ना महिला के तौर पर कोई आरक्षण है मीडिया में कि आप महिला हैं तो आपके लिए एडिटर की कुर्सी कोई बचा के रखेगा, ना मेरी जाति है जो मैंने कभी इस्तेमाल की है। नाविका कुमार ही नाम इस्तेमाल करती आई हूं, लेकिन बातें करें तो करते जा सकते हैं। बात यह है कि 2023 में हमें किस तरह की बातें करनी चाहिए, हिस्सेदारी की बातें, संख्या की बातें या विकास की बातें, आर्थिक स्थिति से लोगों को आगे बढ़ाने की बातें। ये बात सही है कि जातियां हिंदुस्तान की सच्चाई हैं, इसलिए जातियों पर राजनीति की तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। लेकिन आज सामाजिक न्याय के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी लकीर खींच दी। गरीबी को ही सबसे बड़ी जाति कहकर उन्होंने विपक्ष को उनकी ओबीसी पॉलिटिक्स पर चुनौती दे दी है। अब जनता इसका पर क्या जवाब देगी ये देखना बाकी है, क्योंकि यही है आज सवाल पब्लिक का। आज तमाम गेस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपको भी हमारे साथ जुड़ने का आपने समय निकाला। लेती हूं आपसे इजाजत, लेकिन